गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम क्लास 8 में साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 2 पढ़ रहे थे बच्चों हम चैप्टर 2 में संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक इनके बारे में पढ़ रहे थे। हमने संश्लेषित रेशे के बारे में हम जान चुके हैं, है ना, कि संश्लेषित रेशे क्या होता है। हमें आज क्या पढ़ना है, प्लास्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। 2.5 प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण, हमें इनके बारे में पढ़ना था, है ना। प्लास्टिक का उपयोग हम जूते चप्पल से लेकर फर्नीचर बनाने तक में करते हैं। खाने की चीज़ें रखने के लिए भी हम प्लास्टिक से बने पात्रों का उपयोग करते हैं। सोचिए इसका इतना अधिक उपयोग क्यों किया जाता है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि हम जो जूते चप्पल का यूज करते हैं या फिर फर्नीचर का यूज करते हैं, ये किन से बना होता है, ये प्लास्टिक का बना होता है। तो हम इतना अधिक प्लास्टिक का उपयोग, है ना, जो हम घर में कोई भी सामान रखने के लिए या खाने की जो चीज़ें रखते हैं वो भी हम जिस पात्र में रखते हैं वो प्लास्टिक का बना होता है। तो इनका उपयोग, हम प्लास्टिक का उपयोग इतना अधिक मात्रा में क्यों करते हैं, हमें ये देखना है ना। तो हम आइए प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों को जानें। हम अपने प्लास्टिक के जो गुण हैं, है ना, अभिलाक्षणिक गुण, है ना, उन्हें देखेंगे। क नंबर में देखेंगे प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। तो बच्चों प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील कैसे है ना, अनअभिक्रियाशील क्यों कह रहे हैं। तो देखिए प्लास्टिक जल तथा वायु से अभिक्रिया नहीं करते, इनका संचारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों तथा रसायनों को रखने में किया जाता है। तो जो हमारा जो प्लास्टिक है ना, या प्लास्टिक से बना कोई भी वस्तु है, यदि हम उसमें कोई भी सामान रखें तो वो खराब क्यों नहीं होता है ना। तो देखिए प्लास्टिक क्या है, जल या फिर वायु, ये दोनों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, है ना। तो इसके कारण से क्या होता है, प्लास्टिक का संचारण मतलब वह हानि नहीं होता, खराब नहीं होता, आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों तथा रसायनों को रखने में किया जाता है। तो प्लास्टिक में हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों को रख सकते हैं, रासायनिक चीज़ों को भी रख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये तो क्रिया ही नहीं करते हैं, है ना, अनअभिक्रियाशील होते हैं। तो इनका ये सबसे फर्स्ट गुण है, बहुत अच्छा गुण है। सेकेंड हम देखेंगे ख नंबर, प्लास्टिक हल्का तथा मजबूत होता है। तो बच्चों आप लोग ये देख चुके होंगे, हम जब दुकानों में जाते हैं कोई भी सामान लेने के लिए, है ना, मान लो कि हम बाज़ारों से 1 किलो टमाटर 2 किलो टमाटर ला रहे हैं, यदि वो प्लास्टिक में दे रहा है तो प्लास्टिक क्या होता है, बहुत हल्का भी होता है, ठीक है, और क्या होता है, मजबूत भी होता है। प्लास्टिक को वे अपने में समाये रखता है और वो टूटता भी नहीं है जल्दी, है ना, मजबूत होता है। आइए देखते हैं, प्लास्टिक हल्का तथा प्रबल होता है। प्रबल मतलब मजबूत होता है, ठीक है, और काफ़ी हल्का होता है, इसलिए इनसे बनी वस्तुओं का भार तथा कीमत कम होती है। इनसे जो भी वस्तु बनती है, प्लास्टिक से जो भी वस्तु बनता है वो बहुत हल्का होता है ना, वजन नहीं होता, उनका भार बहुत हल्का होता है तथा उनकी जो कीमत है वो भी कम होती है, हमें कम दामों में उपलब्ध हो जाती है, तथा सामर्थ्य अधिक होता है। सामर्थ्य मतलब बच्चों शक्ति, है ना, ताकत अधिक होता है, और उपयोग में आसानी होती है। उपयोग में क्या होती है, आसानी होती है। हम लोग को जो यूज करते हैं, हम यूज में बहुत ही आसानी होती है, सुविधा होती है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण इनका उपयोग वायुयानों तथा अंतरिक्ष यानों में भी होता है। बच्चों आप लोगों को पता होगा अंतरिक्ष यान किसे कहते हैं, है ना, जिनमें यात्रीगण बैठकर जाते हैं अंतरिक्ष पर, है ना, अंतरिक्ष पर जिनमें बैठकर वो यात्रीगण जाते हैं उन्हें अंतरिक्ष यान कहते हैं या फिर वायुयान कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग मान के चलो रॉकेट में रॉकेट से अंतरिक्ष में जाया जा सकता है ना, उन्हें ये अंतरिक्ष यान या फिर रॉकेट कहते हैं। तो ये अंतरिक्ष यान और वायुयान में जो बनाया जाता है, इनमें अधिकतर प्लास्टिक की चीज़ें लगाई जाती हैं ताकि ये अच्छा हो, हल्का होता है और कम दामों में भी उपलब्ध होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इसके सेकंड अच्छे गुण हैं, है ना।
थर्ड गुण देखेंगे हम ग नंबर में, प्लास्टिक कुचालक होता है ना। इसका थर्ड गुण है ये, प्लास्टिक कुचालक होता है। आप सभी को पता है सुचालक और कुचालक किसे कहते हैं। बच्चों आप सभी को पता होगा कि कुचालक जिसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है कुचालक कहलाता है, और इसके जस्ट अपोजिट जिसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह होता है उसे सुचालक कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया सुचालक और कुचालक में अंतर। जिसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह होता है उसको सुचालक कहते हैं, और जिसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है कुचालक कहलाता है। तो प्लास्टिक हमारा क्या है, कुचालक है, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए इनका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों के हत्थे तथा बिजली के तार का कवर बनाने में किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा बच्चों कि जो हम कढ़ाई होता है उसमें जो करछुल डालते हैं, जब हम सब्जी बनाते हैं तो यदि हम करछुल को कढ़ाई में भी छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, करछुल भी गर्म हो जाता है ना, क्योंकि उसमें जो ऊष्मा का प्रवाह हो जाता है। ठीक है, तो हमारा हाथ क्या होता है, दोबारा से हम यदि करछुल को पकड़ें तो हमारा हाथ जल जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं उसके हत्थे बनाने के लिए, है ना। उसके जो पकड़ने के लिए रहता है, यहाँ इतने भाग को क्या किया जाता है, प्लास्टिक द्वारा कवर कर लिया जाता है, जिससे हम यदि पकड़ेंगे तो हमारा हाथ नहीं जलेगा। ठीक उसी प्रकार जो बिजली के तार होते हैं बच्चों, बिजली के तारों को भी कवर करने के लिए, है ना, उसको प्लास्टिक से कोटेड कर दिया जाता है, ताकि वो क्या हो, उसमें विद्युत प्रवाह हो या फिर ऊष्मा प्रवाह हो तो करंट जो है हमें ना लगे। इसलिए विद्युत के तारों में भी या बिजली के तारों में प्लास्टिक का कवर चढ़ाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम 2.6 प्लास्टिक और पर्यावरण। तो आप लोग पर्यावरण मतलब समझते हैं, है ना, और प्लास्टिक, तो हम प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे 2.6। देखिए, आप जानते हैं कि हम दैनिक जीवन में प्लास्टिक की अनेक चीज़ों, थैलियों आदि का अत्यधिक उपयोग करते हैं। तो आप सभी को पता होगा बच्चों कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत अधिक मात्रा में प्लास्टिक की अनेक चीज़ों का उपयोग करते हैं। जैसे थैलियों का उपयोग अत्यधिक मात्रा में करते हैं, है ना। हम दुकानों में जाते हैं, कोई भी सामान हमें लाना है तो दुकानदार हमें थैलियों में ही देता है, और वो थैलियाँ किन चीज़ों से बना होता है, प्लास्टिकों से बना होता है। ठीक है, जिससे हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो जाता है, जो घरों से निकलकर सार्वजनिक कूड़ेदानों में या नालियों, सड़कों के किनारे, मैदानों में इकट्ठा हो जाता है। अतः प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रमुख समस्या बन गई है। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, हम बहुत अधिक मात्रा में प्लास्टिक का यूज करते हैं। डेली हमारे यहाँ जो भी सामान आता है वो दुकानों से प्लास्टिक में डल कर आता है, जिसके कारण से क्या होता है, जो हमारे कूड़ेदान हैं, सार्वजनिक कूड़ेदान हैं या फिर नालियाँ हैं या फिर सड़कों के किनारे, ये सारे जगहों पर क्या होता है, प्लास्टिक फैल जाता है ना, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है, हमारे मिट्टी के लिए हानिकारक है, पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। अतः प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रमुख समस्या बन गई है। अब इसको हम कैसे प्लास्टिक से बचा जाए, ठीक है, ताकि हमारा पर्यावरण जो है वो भी सुरक्षित रहे। तो इसकी समस्या बढ़ गई है, तो हम इसकी समस्या को कैसे कम कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती हैं। तो बच्चों, कोई भी वस्तुएं आसानी से मुड़ जा रही हैं, कैसे मुड़ रही हैं, क्योंकि हम उन्हें गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने पर क्या होता है, यदि हम प्लास्टिक को गर्म करें बच्चों, तो उससे कुछ क्या होता है, कुछ जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, प्लास्टिक को गर्म करते हैं या फिर जलाते हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ विषैली गैसें निकलती हैं, वो भी हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होती हैं, है ना। तो बच्चों, आपने कक्षा 6 में जैव निम्नीकरणीय तथा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में पढ़ा है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं बच्चों।
वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे सूक्ष्म जीवों आदि की क्रिया से अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक आप लोग समझते हैं बच्चों, जो प्रकृति द्वारा यह प्रक्रिया चलता है, स्वयं से प्रक्रिया चलता है। जैसे सूक्ष्म जीव ये क्या करते हैं, पदार्थों को क्रिया करके अपघटित कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं। ठीक है, तो इन पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं ये पदार्थ। और वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया या प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते, अपघटित मतलब टूटना है ना, तो ये अपघटित या टूटते नहीं, इन्हें क्या कहते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष लगते हैं। ठीक है, प्लास्टिक को अपघटित होने में मतलब टूटने में कई वर्ष लग जाते हैं, इसलिए यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन गया है। ठीक है, पर्यावरण के प्रदूषण का कारण प्लास्टिक इसलिए बना है क्योंकि ये कई वर्ष लग जाते हैं इन्हें क्या होने में, अपघटित होने में। यदि इसे जलाया जाता है तब यह भारी मात्रा में विषैले धुएं को उत्सर्जित कर पर्यावरण को क्या कर देता है बच्चों, प्रदूषित कर देता है ना। सोचिए इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, कुछ शहरों तथा गांवों में ग्राम पंचायत तथा नगर पालिकाएं कचरे को एकत्र करने के लिए 2 अलग-अलग कूड़ेदान प्रदान करती है। आपके घरों में भी अब कचरे के जो कूड़ेदान है ना, आपके घरों में भी दिया गया होगा, हमारे घरों में भी है, और सेम यही कलर है, ग्रीन और ब्लू, है ना, हरे रंग के और नीले रंग के। ठीक है, तो देखिए नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, है ना। तो ये जो ब्लू कलर के जो आपके कूड़ेदान कचरे डिब्बे हैं बच्चों, इनमें हम ऐसे कचरों को डालेंगे, है ना, जो पुनः उपयोग किए जा सके उनका। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लास्टिक, धातुएं तथा कांच, है ना, तो इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे पदार्थों को हम नीले कूड़ेदानों में डालेंगे। और वे पदार्थ जो कूड़े के ढेर में अपघटित नहीं होते उन्हें जैव अनिम्नीकरणीय या नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे आप लोग जान सकते हैं बच्चों कि जो नीले कूड़ेदान कचरे के डिब्बे में हम प्लास्टिक, धातुएं, कांच को डालेंगे तो ये अपघटित नहीं होते हैं, है ना। अगर सार्वजनिक कूड़ेदानों में हम डालेंगे, इनमें दोनों कचरों में जो उपस्थित हैं, इनमें कौन से कचरे हैं बच्चों, हरे रंग के कूड़ेदान में देखिए रसोई घर तथा जो भी आपके रसोई घर से कचरे निकलते हैं उन्हें, तथा अन्य पादप मतलब क्या होता है, वनस्पति से ले लो बच्चों, पेड़ पौधों से ले लो, है ना, अपने सब्जियों से ले लो, हरे सब्जियों से, तथा जंतु अपशिष्टों को, अपशिष्ट मतलब जो भी अवशेष होता है जो हमारे अनुपयोगी होता है ना। मान लो सब्जी हमारे लिए उपयोगी है पर उनके छिलके क्या हैं, अनुपयोगी हैं, तो वे अनुपयोगी को ही कौन से पदार्थ कहेंगे, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ को एकत्र करने के लिए होते हैं, आप जानते हैं वे अपशिष्ट जो मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं, इन्हें जैव निम्नीकरणीय या बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो इन दोनों के कूड़ेदानों को कचरों में, जब हम सार्वजनिक कूड़ेदानों के कचरों में डाल दिया जाएगा तो इनमें से जो नीले कलर के डिब्बों में जो हम प्लास्टिक, धातुएं, कांच डाले थे बच्चों, ये क्या होता है, अपघटित नहीं होते हैं मिट्टी में। ठीक है, इसलिए हम इन्हें अलग करके इनका पुनः चक्रण कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम पहले से ही अलग कर सकते हैं, अलग रख सकते हैं। तो बच्चों आप लोग भी घरों में क्या करेंगे, हरे रंग के डिब्बे में क्या डालेंगे, जो रसोई घर से या फिर पादप या जंतु के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें हरे डिब्बों में डालेंगे, और जो कांच होते हैं, धातुएं होते हैं, है ना, जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, इन्हें नीले रंग के कूड़ेदानों कचरे डिब्बे में डालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कुछ उपाय, है ना। कुछ उपाय ये हो सकते हैं, यथासंभव कपास व जूट की बनी थैलियों का उपयोग कीजिए।
है ना। हमें प्लास्टिक की जगह पे क्या करना है बच्चों, जो जूट और कपास से बनी थैलियाँ होती हैं उनका उपयोग करना है। प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना है। अपशिष्ट को जैव निम्नीकरणीय तथा जैव अनिम्नीकरणीय में अलग कर निस्तारण करें। हम इसका निस्तारण किस प्रकार से कर सकते हैं बच्चों, अलग करके, ठीक है। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित किया जा सकता है, ठीक है। प्लास्टिक को हम पुनः चक्रित इसका हो सकता है, इसलिए हम इसे अलग रखेंगे, अलग डिब्बों में। 4R सिद्धांत को याद रखिए, उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए और पुनः प्राप्त करिए। स्वयं में पर्यावरण के हित हेतु आदतें विकसित कीजिए। तो ये आदतें हमें स्वयं में विकसित करना है बच्चों, ठीक है। क्या होता है ये 4R सिद्धांत, इसके द्वारा जो हम आप लोग देख चुके होंगे, जो पानी के बॉटल हैं, है ना, उनके पीछे में कुछ इस प्रकार के संकेत दिए होते हैं। तो इसी सिद्धांत के द्वारा क्या होता है, जितने भी पुनः चक्रण होता है उसके क्वालिटी के अनुसार उन्हें फिर से उसी क्वालिटी के अनुसार उन डिब्बों को फिर से प्राप्त किया जा सकता है। उन प्लास्टिक के जो पात्र होते हैं, जो भी वस्तु बना होता है, दोबारा से वही वस्तु उसी क्वालिटी के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमने सीखा। तो बच्चों इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा, इसे हमें देखना है। कृत्रिम रेशे मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक विधियों से बनाए जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं बच्चों, जो कृत्रिम रेशे हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मनुष्य द्वारा, और रासायनिक विधियों से बनाए जाते हैं। कौन सी विधि से, तो रासायनिक विधि से बनाए जाते हैं, इसलिए ये कृत्रिम या संश्लेषित या फिर मानव रेशे कहलाते हैं। अब देखेंगे, संश्लेषित रेशे में रासायनिक पदार्थ की छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर बड़ी इकाइयाँ बनाती हैं, जो बहुलक पॉलीमर कहलाती हैं। तो आप लोग जानते हैं जो संश्लेषित रेशे होते हैं रासायनिक पदार्थ की छोटी छोटी इकाइयाँ से मिलकर बड़ी इकाइयाँ बनाती हैं, है ना, और इन्हें हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। अब देखिए, सेलुलोज, रबर, रेशम, लकड़ी आदि प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक मतलब समझते हो आप लोग, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। अब लकड़ी क्या है, प्रकृति द्वारा प्राप्त है। रेशम हो गया, रबर हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सब प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। इन्हें मानव ने नहीं बनाया है, लकड़ी को मानव ने नहीं बनाया है ना, पौधों से प्राप्त होता है लकड़ी, तो ये प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक आदि कृत्रिम रेशे हैं, क्योंकि इन्हें मानव द्वारा निर्मित किया गया है। कृत्रिम रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यदि हम कृत्रिम रेशों को गर्म करेंगे तो क्या होते हैं, ये रेशे पिघल जाते हैं। कृत्रिम रेशों से बने कपड़ों द्वारा कम पानी सूखा जाता है। यदि कृत्रिम रेशों से जो कपड़े बने होते हैं बच्चों, है ना, यदि कृत्रिम रेशों द्वारा बना हुआ है आपका कपड़ा, तो ये क्या होता है, पानी को कम सूखता है और ये जल्दी सूख जाते हैं, है ना। तो जैसे हम आप लोग जानते हैं, हम कहते हैं कि बारिश के दिनों में हमें टेरिलिन जो सुने हैं, है ना, उनके कपड़े हमें पहनना चाहिए, टेरिकॉट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, पानी कम सूखते हैं, इसलिए इन्हें कृत्रिम रेशे कह सकते हैं। प्लास्टिक भी एक बहुलक है, जिसे आसानी से सांचे में ढालकर मनचाहा आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो बच्चों, पुनः चक्रण मतलब क्या समझते हैं, और पुनः उपयोग, है ना। जैसे हम दुकानों में मान लो प्लास्टिक के डिब्बों में जो अचार बना हुआ रहता है, ठीक है, उसे ले आए, या चॉकलेट के डिब्बे होते हैं, तो वो सब डिब्बे हम अपने घरों में, रसोई घरों में यूज कर सकते हैं, है ना, पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो उनका पुनः उपयोग, हम उन डिब्बों को धोकर फिर से उपयोग में ला सकते हैं। और पुनः चक्रण किन्हें कहेंगे, मान लो जो प्लास्टिक है या प्लास्टिक के डिब्बे हैं, उन्हें गलाकर फिर से उसी रूप में प्राप्त करना पुनः चक्रण कहलाता है। आप लोग को पता चल गया होगा पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के बारे में और इनके बीच का अंतर, ठीक है।
प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष लगते हैं, अतः यह पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे हम उनके गुणों का लाभ ले सकें और पर्यावरण प्रदूषित ना हो। तो हम जो आप लोग देख सकते हैं संश्लेषित रेशे होते हैं जिनको मानव द्वारा बनाया गया है, और प्लास्टिक है ना, जिनका हम उपयोग कई प्रकार से करते हैं, कोई भी वस्तु बना होता है ना। तो इनके गुणों का हम उपयोग लाभ भी लें और पर्यावरण हमारा प्रदूषित भी ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी प्लास्टिक के वस्तु होते हैं इन्हें पुनः अलग कर लेना है और उनका फिर से पुनः चक्रण करना चाहिए, है ना, और उनका पुनः उपयोग भी करना चाहिए। इससे क्या होता है, वो उससे पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होगा और हम उनका लाभ भी आसानी से ले सकते हैं। ठीक है बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर लिखिए। तो आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन बनाना है ना। और सेकंड क्वेश्चन, विद्युत प्लग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं। थर्ड है, प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, कोई 2 उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आपको पता ही है कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण का प्रदूषण का कारण है ना। प्लास्टिक क्या कर रहा है, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है ना। तो प्रदूषण का कारण हमारा पर्यावरण प्लास्टिक है। तो इनके कोई 2 उदाहरण आपको बताना है। तो ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग, होमवर्क है आप लोगों का बच्चों, ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग लिख कर बताएंगे, हम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों।